नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्सियत से जो पॉलिटिकल नहीं है, जो पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन जीवन के लिए जो बेहतरीन काम किया जा सकता है वो कर रही हैं। और उनका नाम है बेनज़ीर पाटिल। व्यक्ति पुणे में है और वो जो है पुणे यूनिवर्सिटी से पीएचडी की हुई है, डॉक्टरेट की डिग्री ली हुई है। उनका विषय था पब्लिक हेल्थ पॉलिसी और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से मास्टर डिग्री उन्होंने ली थी उसके पहले। और अब तक उन्होंने यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, सेव द चिल्ड्रन आदि विश्व स्तरीय जो संस्थाएं हैं उनके साथ उनके लिए काम किया है। और उनका अपना उनकी एक संस्था है, उनका एनजीओ है एक स्कूल नाम से, सोसाइटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ओरिएंटेड ऑपरेशनल लिंक्स। और वो संस्था चलाती है जिसका मूल जो काम है ये वृद्ध मित्र करके एक अभियान है, एक आंदोलन है उनका, जिसके तहत वो जो है पूरे देश भर के बुजुर्ग लोगों के साथ जो वृद्ध हो गए हैं, जिनको हेल्थ सुविधा की जरूरत है, वो हेल्थ मेडिकल सुविधा वो पहुंचाती है उन तक। और वो चाहे स्लम्स में हो या इंटीरियर्स में हो, वो हर जगह उनकी संस्था के लोग जाते हैं, वो खुद भी जाती हैं और वो काम करती है उनके साथ। तो हम उनसे पहले आपसे मिलवाते हैं, फिर उनसे सवाल जवाब बातचीत करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो किस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं और क्या क्या देख पा रही हैं, समाज के किन किन पहलुओं को समझ पा रही हैं। नमस्कार बेनज़ीर जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार नमस्कार। आप तो काम तो बहुत अच्छा कर रही हैं और ये जो है बुजुर्गों को मेडिकल एड देना, मेडिकल सुविधाएं देना, सपोर्ट देना उनको बहुत बड़ी बात है। आजकल तो ऐसी सोसाइटी हो गई है, इतनी असंवेदनशील सोसाइटी हो गई है कि पेरेंट्स के लिए बच्चों के पास भी समय नहीं है। ऐसे समय में आप दूसरे के पेरेंट्स के लिए, दूसरे बुजुर्गों के लिए जो आप साथ जिनका आपका खून का रिश्ता नहीं है, जिनसे आप परिचित भी नहीं हैं, उनके लिए काम करती हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है। मैं सबसे पहले सवाल तो ये करना चाहूंगा कि आप इस प्रोफेशन में या कहिए कि इस काम में, इस सर्विस में कैसे आई, कैसे इंटरेस्ट हुआ कि ऐसा काम किया जाए? वैसे तो ग्रेजुएशन मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया था, पुणे से, फर्ग्यूसन कॉलेज से। तभी भी हम लोग कुछ काम समाज कार्य का करते थे कॉलेज के थ्रू, बट इतनी मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि आगे क्या करना है। और उस ज़माने में मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत कम ऑप्शंस होते थे। मतलब मैं 90s की बात कर रही हूँ, हर कोई एमबीए करना चाहता था, नया-नया एमबीए स्टार्ट हुआ था। तो मुझे याद है कि टाटा इंस्टीट्यूट की मैंने एडवर्टाइजमेंट पढ़ी थी और मैंने उसको अप्लाई किया। मुझे बिल्कुल मतलब अंदाज नहीं था कि ये क्या है एक्चुअल कोर्स, बट सोशल वर्क पढ़ के मुझे लगा कि ये कुछ अच्छी चीज़ है, कुछ करना चाहिए। और मैंने अप्लाई किया, मैं सिलेक्ट हुई। मुझे लगता है वो 2 सालों में जो मैंने वहाँ सीखा, उसमें पूरा मतलब जीवन की तरफ देखने का नज़रिया और सब कुछ चेंज हो गया। क्योंकि इतने अलग-अलग तबके के लोगों के साथ काम करते थे, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, उसके बाद डिसेबल्ड पॉपुलेशन के साथ, मतलब हर तरह के जो वंचित वर्ग थे उनके साथ काम किया। तो समझ में आया कि अरे बहुत कुछ है जीवन में करने के लिए और हमको ये सब करना चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने हेल्थ सेक्टर में एंट्री ली अपने सोशल वर्क के बाद, और मुझे लगा कि महिलाओं का स्वास्थ्य, बच्चों का स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसी पे मुझे फिर मैंने डॉक्टरेट किया पुणे विद्यापीठ से। और मतलब उस टाइम ये रियलाइज होता था, क्योंकि हम लोग गांव-गांव ट्राइबल विलेजेस में भी जाते थे, तो दिखता था कि बच्चों की मौत हो जाती है, एकदम छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, तो वो दिल को बहुत तकलीफ देता था। तो उसी क्षेत्र में मैं फिर चली गई और मैंने लगभग 2018 तक न्यूबॉर्न बेबीज और प्रेग्नेंट मदर्स के साथ काम किया। और पिछले लगभग 6 सालों से मैं बुजुर्गों के साथ, मतलब उस टाइम मैंने भी इतने साल काम किया तो मुझे कभी लगा नहीं कि बुजुर्गों की इतनी परेशानियां है, प्रॉब्लम है। बट ऐसा हो सकता है कि अपने माँ बाप को बुजुर्ग होता देखकर और जितने आसपास फ्रेंड्स थे उनके माँ बाप को बुजुर्ग होता देखकर एक अजीब सी संवेदनशीलता अंदर मन में आने लग गई। और 2018 में जब फिर संस्था के साथ काम शुरू किया तो हमने कहा कि नहीं, बच्चों के साथ नहीं, बुजुर्गों के साथ करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी नीड बनती जा रही है अब तो।
कोई बुजुर्गों के साथ काम नहीं कर रहा है। नहीं करता है, बिल्कुल। बच्चों के साथ तो उसके माँ बाप भी होते हैं, अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं, लेकिन बुजुर्गों के साथ उसके बच्चे भी नहीं होते हैं कि अपने माँ बाप को बचाना चाहें। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। मैं एक सवाल थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ आपको, और जी, कि जब आपने कहा कि आपको नहीं पता था कि ये टाटा सोशल साइंसेज में आपने अप्लाई कर दिया और हो गया और कर दिया, और फिर एक मोटिवेट हो गई, आपके लगा कि इस पे काम करने की जरूरत है। हाँ, लेकिन जब कहीं न कहीं से हम जो कोई काम करते हैं, तो हमारे पीछे कोई न कोई ऐसी बात काम कर रही होती है, कोई प्रेरणा होती है, कुछ हमने देखा होता है, हमारी हाँ, फैमिली का, हमारी सोसाइटी का कुछ न कुछ प्रभाव होता है, जिसकी वजह से हम किसी क्षेत्र में जाते हैं। जैसे जी, आपने कहा कि आपने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की, है ना? और उसके बाद फिर इस क्षेत्र में आई, टाटा सोशल साइंसेज में। तो जी, पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई का मतलब होता है कि आप कहीं न कहीं आपके दिमाग में होगा कि मैं लेक्चरर बनूँ या यूपीएससी करूँ, या ये कुछ बिल्कुल। ऐसा करूँ, कुछ सर्विसेज में जाऊँ, उस तरह के नौकरियों में जाऊँ या उस तरह का करूँ कुछ। तो फिर अचानक जो है वो कैसे था, और उसके बाद ये डाइवर्ट होने के पीछे क्या वो खास वजह है? तो इसकी और एक थोड़ी-सी बैकग्राउंड मैं आपको देना चाहूँगी। 11th क्लास में जब मैं थी, तब मुझे ऐसा लगता था कि मैंने किसी संस्था में जाके कुछ काम करना चाहिए, उस टाइम पता नहीं था। तो कुछ लोगों से पूछा, तो किसी ने यहाँ जो पुणे में ससून हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक एडॉप्शन सेंटर है, सोफोश करके। किसी ने मुझे कहा कि वहाँ बहुत छोटे-छोटे बच्चे आते हैं एडॉप्शन के लिए। तो मैं एक दिन वहाँ चली गई खुद से, पता करने के लिए कि वहाँ क्या होता है। और वहाँ की इंचार्ज ने मुझे बोला कि तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है, तुमको कुछ करना है, तो तुम सैटरडे संडे यहाँ आके बच्चों के साथ खेला करो, उनके नेल्स कट करो, उनके हेयर कट करो, उनको नहलाओ, उनकी हाइजीन पर फोकस करो, क्योंकि वो बड़ा चैलेंज होता है। तो ये क्लास 11 से मैंने ये शुरू किया था, और उस टाइम मुझे पता नहीं था कि ये सोशल वर्क है। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ करना है। तो हाँ, हाँ। जो आपका सवाल है, मैं समझ रही हूँ कि कहीं तो एक मन में बीज रहता है, मतलब वो एक बिल्कुल, बिल्कुल। आस्था पहले से थी। और वहीं के एक इंचार्ज ने मुझे बोला कि इनफैक्ट एडवर्टाइजमेंट भी उनसे ही मुझे मिली कि इतना काम इतने शौक से तुम यहाँ करती हो, ये अप्लाई क्यों नहीं कर लेती इसके लिए। तो मैंने इनफैक्ट वहां पर एक वॉलंटियर आती थी उस टाइम पे, जिनका जो बजाज ऑटो से रिटायर हुई थी, मतलब बजाज ऑटो का वेलफेयर और जो सामाजिक पूरा काम है वो देखती थी उस टाइम पे। तो उन्होंने मुझे फिर बोला कि ये एडवर्टीजमेंट लो, हो सकता है तुम्हारे लिए ये बना है ये कोर्स। और फिर मैंने बिल्कुल। उसको अप्लाई किया। तो ये सही है, कहीं ना कहीं है। और जैसे मुझे याद है कि बचपन से ही अपनी माँ के साथ अनाथ बच्चों से मिलना, उनके लिए कपड़े इकट्ठा करना, उनके खाने का प्रबंध, ये जो सब चीजें होती है ना, ये बचपन से जब बच्चे हाँ, देखते हैं तो तो मन ये में मदर से आया है कहीं न कहीं, मैं वही जानना चाहता कि ये आया यस, कहाँ से, है ना? क्योंकि यस, हर यस, आदमी का अलग-अलग मोटिव होता है, और सही है। मोटिव आने के पीछे कहीं न कहीं पेरेंट्स हमारी वजह होते हैं। पेरेंट्स हमको, चूँकि हम उनके बिल्कुल, साथ बड़े होते बिल्कुल। हैं, हमारे हीरो वही होते हैं, हम उन्हीं यस। का अनुकरण करना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं पे तो मदर क्या करती थी आपकी? मदर मेरी हाउसवाइफ थी, बट हुँ। मतलब बहुत ही क्या बोलेंगे उनको, अ, अच्छे मन की महिला, और बहुत चैरिटी करना, और हर टाइम पे बर्थडेज हैं हमारे, कुछ है तो चलो जाते हैं अनाथ आश्रम में खाना खिलाना, ये सारी चीजें होती थी। तो हाँ, कहीं ना हाँ। कहीं वो मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल रही है लाइफ में कि वहीं से कुछ ना कुछ वो देने वाली जो भावना है कि करेक्ट। हमको देना है, बिल्कुल, वो बिल्कुल, वहां से आई है। बिल्कुल। तो मम्मी आपकी क्या धार्मिक किस्म की महिला थी? धार्मिक किस्म आम की आम तौर बोलना पे ही ये सारी चीज़ें जो हमारी पिछली सोसाइटी है, उसमें धर्म से ही आई है ये सारी चीज़ें। सही है, सही है। धार्मिक हो और बहुत केयरिंग, और सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना। मगर एक चीज जो मैंने उनमें देखी, जो मुझे ऐसा लगता है कि उनसे ही आई है, उन लोगों के लिए करना जो कोई रिश्तेदार या कोई मतलब जुड़े करेक्ट, हुए नहीं, जो नहीं है। बिल्कुल हमसे जुड़े हुए नहीं है, उनके लिए वो जो एक निस्वार्थ भावना होती है ना, हुँ, वो सीखी मैंने उनसे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उनसे ही आई है। बिल्कुल।
तो आप उसके बाद वहाँ जाते थे, फिर कॉलेज आई, टाटा सोशल साइंसेज आई, वहाँ पढ़ाई की, फिर आपने जी, पीएचडी की पुणे यूनिवर्सिटी में। तो वो ग्रो करता रहा या कहीं ठोकर भी लगा, कहीं लगा कि अरे ये मैं क्या करने आ गई हूँ, कहीं ऐसा भटकाव भी आया नहीं, या ग्रो ही करते रही, आगे बढ़ती ग्रो रही? ही करती रही। पर मुझे ऐसा लगा कि जो एक भटकाव का, जो मैं बोलूँगी कि मैं उस टाइम हर तरह की संस्थाओं से एक्सपोज़र होता था। तो इनफैक्ट मेरी पीएचडी होते से मैंने 2 साल वर्ल्ड बैंक के साथ काम किया। बट मैंने रियलाइज़ किया कि वो जो मैं फील्ड में जाके ग्रास रूट पे, ग्राउंड लेवल पे जो काम करना चाहती हूँ, वो फीलर मुझे वहाँ नहीं आया वर्ल्ड बैंक में। मैं वहाँ बड़ी ऑफिस में बैठ के पॉलिसीज बनाना और वो सारी चीज़ों पे काम करना और बड़े-बड़े प्लान्स बनाना, 5 ईयर प्लान्स बनाना, उस पर मैंने काम शुरू किया, मगर उसमें मुझे मज़ा नहीं आया। मुझे बिल्कुल। ऐसा लगा कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे तो डायरेक्ट मतलब लाइव टच हो, मेरे सामने मैं कुछ कर रही हूँ और उसका मुझे उनसे डायलॉग करना है, मुझे टेबल पे लिखना नहीं है। बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली। तो बिल्कुल। वो फिर मैंने 2 साल के बाद छोड़ दिया। फिर हम्म। मैं ग्रास रूट लेवल पर आके लोगों के साथ काम करना शुरू किया मैंने। तो जो ग्रास रूट लेवल पे जब काम करना शुरू किया, तो वो पहला इलाका कौन सा था जहाँ पे आप गई और क्या वहाँ देखा आपने? हाँ, मेरा एक्चुअली वर्ल्ड बैंक वाले जॉब से ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महाराष्ट्र की हेल्थ सिस्टम्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई थी, क्योंकि मैं उस टाइम उड़ीसा और महाराष्ट्र, ये 2 स्टेट्स के लिए पूरा काम करती थी। तो यहाँ बहुत मतलब जो टिपिकल चीज़ें उस टाइम महाराष्ट्र में थी, जैसे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी, बच्चों की जो डेथ्स हो रही थी न्यूट्रिशन की वजह से, डायरियल डेथ्स होती थी, आदिवासी गाँव में जैसे मेलघाट में जो डेथ्स हो रही थी, ये सारी चीज़ों से। और मेरा फील्ड एरिया, मेरी पीएचडी का फील्ड एरिया भी मेलघाट ही रहा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चों की डेथ्स हुई है आज तक महाराष्ट्र में। तो वो जुड़ाव होने की वजह से जो मैंने ग्रास रूट पे फिर डिसाइड किया, तो उस टाइम मैंने महाराष्ट्र के अर्बन और रूरल एरियाज में काम शुरू किया। तो उस टाइम पे मैं करीब-करीब 7 शहरों में पूरा टाइम ट्रैवल करती थी, 7 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के साथ और कुछ गाँव में। इस तरह से मैंने काम शुरू किया और वो पूरा काम न्यूबॉर्न डेथ्स पर था, कि न्यूबॉर्न बच्चे जो होते हैं वो अलग-अलग कारणों से, सेप्सिस से डेथ होती है, मैल न्यूट्रिशन से डेथ होती है, ड्यूरिंग डिलीवरी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, उससे डेथ होती है। तो उस पे मैंने काम शुरू किया। तो लगभग हॉस्पिटल्स में जाना, नर्सेस के साथ बात करना, डॉक्टर्स के साथ बात करना, फील्ड में घर-घर जाके प्रेग्नेंट माताओं से बात करना कि क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है, क्या डेंजर साइंस होती है, इस पर काम करना, ये सारा काम फिर मैंने शुरू किया, जिसमें फिर मुझे लगा कि हाँ, मैं डायरेक्ट उनके लाइव्स को टच कर रही हूँ, मैं उनसे समझ रही हूँ उनकी परेशानियाँ क्या है और उसका सॉल्यूशंस वहाँ निकाल रही हूँ। आम तौर पे जो सेवा वर्क करती रहीं, जी। उसमें फंड तो कोई देता नहीं है। तो अपने जीवन को चलाने का या अपने नॉर्मल रूटीन जो लाइफ, अपनी भी तो लाइफ है, उसको मेंटेन करने के लिए कैसे मेंटेन होती है वो लाइफ? ये तो मैं बोलूँगी कि मतलब 2018 तक मैं जॉब्स ही कर रही थी। मतलब कुछ ना कुछ फिक्स सैलरी मुझे 2018 तक थी। 2018 में मैंने एक्चुअली ये जो ड्रास्टिक डिसीजन लिया कि अब सैलरी और इसके भरोसे नहीं जीना है। अभी हम वो करें जो भले ना मिले, पैसा ना मिले, ये नहीं, सिर्फ़ संतुष्टि इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि वो बहुत, आई डोंट नो, मेरे सामने तो बहुत एग्ज़ाम्पल्स है जो बहुत यंग एज में भी शुरू हो गए हैं उस तरह से काम करना। बट मुझे लगा कि मैंने थोड़ा लेट किया। आज भी लगता है कि जो मैंने 2018 में शुरू किया, शायद मैं और 10 साल, 15 साल पहले शुरू करती तो शायद बुज़ुर्गों के लिए बहुत कुछ अब तक कर लेती। बट बिल्कुल, जो बिल्कुल। नियति का था डिसीज़न। हाँ, नहीं वो तो ठीक है। नहीं हाँ, एक ये भी है कि देर होती नहीं है, क्योंकि दुनिया तो लगातार चलती रहेगी। हमारे आने के पहले भी दुनिया थी, हमारे जाने के बाद भी दुनिया रहेगी। तो हम हाँ, जहाँ हैं, जहाँ सक्षम हुए, वहाँ हमने कुछ योगदान कर दिया, कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया, हाँ, तो हमने हाँ। अपना काम कर दिया। अब वो अफ़सोस रखने का मतलब नहीं कि अरे मैं तो नहीं, नहीं। 18 साल की उम्र में करता तो क्या होता, है ना? तो नहीं, मैं नहीं। देख और जी।
और मतलब जो जो नवजात शिशुओं के लिए काम किया है वो तो मतलब उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि पूरे 2 डेकेड्स में मतलब 20 साल के काम में डिफरेंस देखा है कि क्या जी रेट होता था, डेथ रेट बच्चों का और अभी क्या जी है। वो तो बहुत जी मतलब बहुत फर्क आया है उसमें। जी। एक एक सवाल मैं करूं कि जो आम तौर पे जो एनजीओज के बारे में जो एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया, जो धारणा बना दी गई है कि एनजीओज वाले जो है वो कागज पे काम करते हैं, कुछ फंड आता है, फंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसमें कई सारे एनजीओज ने बदनाम कर दिया है पूरे माहौल को। तो जी, उसको किस तरह से आप देखती हैं? आपने जिस तरह से काम किया उसमें और अभी जो काम कर रही हैं उसमें, दोनों में क्या अंतर देख पा रही हैं? सच बोलूं तो एनजीओ वर्ल्ड जो है या ये जो सेक्टर है ये और सेक्टर से अलग नहीं है। मतलब आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में चले जाओ या कोई भी बिजनेस सेक्टर में चले जाओ, वहां आपको कुछ परसेंटेज लोग करप्ट हर जगह मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एनजीओज के बारे में बात करना गलत है। तो एनजीओ भी हम जैसे मनुष्यों का ही है, तो जैसे और जगह करप्शन है यहाँ पर भी है। और एक चीज जो मैंने एनजीओज में देखी है कि बहुत एनजीओज काम करते हैं और मगर वो बता नहीं पाते हैं, वो दुनिया तक आता नहीं है। तो लोगों के मन में एक ऐसा है कि अरे ये एनजीओ पता नहीं क्या कर रही क्या नहीं कर रही है। क्योंकि मैंने कई बार ये देखा है और हम हमारी खुद की परिस्थिति भी आज ये है, इतना काम हो रहा है, हमारे पास वक्त नहीं लोगों को बताने के लिए कि क्या काम हो रहा है। हम लोग इतने डूब जाते हैं काम में कि क्या वो न्यूज़पेपर में आना चाहिए, क्या उसकी जाके और लोगों को बताया जाए कि ये क्या काम हो रहा है, इसके ऊपर हमारा फोकस ही नहीं रहता। तो लोगों को लगता है ये कुछ काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एनजीओज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वो सोसाइटी के साथ जुड़कर काम करें, ताकि वो नेचुरली लोगों को पता चले। जैसे हम बोलते हैं ना, इनफैक्ट एक और चीज जो हमारी बुजुर्गों के लिए अप्रोच हमारे प्रोग्राम की है, उसमें ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हम कम्युनिटी बेस्ड बोलते हैं। क्योंकि कम्युनिटी में जब आप काम करते हैं, कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, तो कम्युनिटी को पता चलता है, उनका विश्वास बढ़ता है। अगर आप आइसोलेशन में काम करते हैं तो लोगों को आपके काम का पता नहीं चलता और उनको विश्वास नहीं होता, उनको लगता है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या पैसा आता है, कहाँ यूज करते हैं। ये बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि ये जो है, जो एनजीओज हैं वो एक बड़ा एक मिशन है और मिशन में उद्योगपति शामिल हैं और उद्योगपति हाँ, जब शामिल होते हैं तो सीएसआर की जो बात होती रहती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, वो भी अलग रूप ले लिया है हिंदुस्तान में, खास करके पिछले कुछ बिल्कुल। वर्षों में अगर हम देखें 10-12 वर्षों मनमोहन सिंह के हटने के बाद चीजें और जी, बदल गई हैं। तो जी, एक तरफ जो है वो एनजीओज है, बड़े-बड़े एनजीओज हैं या जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं जो फंड करती हैं और वो फंड करते हैं, उनको लगता है कि एक सेगमेंट है, एक रूटीन टाइप जॉब है। दूसरी तरफ आपने जो कहा कि टेबल पे काम करके वो मज़ा नहीं आया, जो मज़ा आया लोगों के पास जाकर के। तो वो जी, जब लोगों के पास जाती हैं और इतनी मजबूरी देखती हैं कि इतने मजबूर लोग हैं या इतने जी, वंचित लोग हैं, इतने मतलब वो अपने बारे में भी नहीं सोच पा रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। हम दूसरे के लिए सोच रहे हैं, वो अपने लिए भी नहीं सोच रहा है। उसको ये भी नहीं पता है कि क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो अगर उसको डॉक्टर ने कहा भी है कि ये खाना है तो उसके पास खाने के लिए चीज़ें नहीं है। कितनी गंदगी में रहता है, इस जगह पे कैसे रहता है? ढेर सारे सवाल हैं। चूँकि मैं गाँव से आया हूँ और तो मैंने देखा है वो सारा कि उनके वश में भी बहुत कुछ नहीं है और वो मनुष्य के तौर पे तो हैं, लेकिन जो हम एलीट लोग जिस तरह से जीवन को देखते हैं, वो देख नहीं पाते। वो हर चीज़ भगवान भरोसे छोड़ देते हैं कि अगर जीना सही। होगा तो भगवान है, मरना होगा तो भगवान है, हम कहीं नहीं हैं। तो वैसी स्थिति में क्या आपको जो एनजीओ जिस तरह से काम करते हैं और आप जिस तरह से काम कर रही हैं, उसमें कुछ अंतर देख पाती हैं? जैसे आपने कहा दफ्तर में बैठ के रहते थे और यहाँ रहते थे, वो क्या अंतर है? अंतर तो बहुत है। एक चीज जो मुझे महसूस होती है कि एनजीओ में पूरा मतलब बोर्ड से लेकर फील्ड वर्कर तक अगर एंगेज ना हो तो वो एनजीओ कभी सस्टेन नहीं कर पाती है। मतलब कोई अगर ऐसा सोचे कि हम प्लानिंग करके दे देंगे और कुछ लोग उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो वो नहीं होता। मतलब वो तो मुझे ऐसा लगता है कि देश में भी वो देश नहीं चल सकता हमारा।
कि कोई लोग बोले कि हम प्लानिंग करके दे देंगे, बाकी लोग देख ले। हम देखते हैं कि फिर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है। कोई कुछ लोग उल्टा सीधा करके रख देते हैं, उसका ऊपर जो प्लान करने वाला होता है उसको फिर चेंज नहीं कर सकता। तो एक तो ये चीज है। दूसरा मुझे लगता है कि एनजीओ को बहुत फोकस्ड वे में भी काम करने की जरूरत है। कई सारे एनजीओ ऐसे हैं जो 50 चीजें कर रहे हैं, जो फंड आ गया उस पर काम कर रहे हैं, तो उससे वो लोग भी फोकस नहीं कर पाते हैं, वो लोग भी एक डिफरेंस, वो चेंज दिखा नहीं पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एनजीओ है जो बहुत फोकस्ड वे में, जो अपना बहुत क्लियर है। मतलब मैंने तो ऐसे भी एनजीओ देखे कि उनको आपने कहा कि इस विषय पर काम करो, तो वो बोल देंगे कि नहीं, तो हम तो स्वास्थ्य पे ही काम करते, तो हम शिक्षा पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा फोकस वो है नहीं, हमें अनुभव है नहीं। तो ऐसी जो चीजें हैं, कुछ अप्रोचेस हैं, प्लानिंग है, उसका ये थोड़ा जो शिद्दत से देखती हूँ मैं, जो शिद्दत से काम करते हैं वो सक्सेसफुल है। बट कुछ एनजीओ बस चलाने के लिए कुछ ना कुछ फंड मिलता रहे, कुछ ना कुछ करते रहे, तो फिर वो कभी सक्सेस नहीं होते और फिर उनको उतनी वैल्यू भी नहीं मिलती है। एक तो ये है। दूसरा मुझे लगता है कि सीएसआर का बड़ा मैंडेट हमारे देश में हुआ है, बट अभी भी सीएसआर सेंसिटाइज्ड नहीं है। सीएसआर को आज भी ऐसा लगता है कि हमको तो ये 2% देना है, कुछ पैसे कर करा के हम इसको कर ले। वो अभी भी क्लियर नहीं है कि वो पैसे का उपयुक्त, मतलब अच्छे से उपयोग कैसे किया जाए और कैसे वो लोगों तक पहुंचाया जाए। तो आज भी मैं कहूंगी 90% सीएसआर जो है वो अवेयर नहीं है कि उनको क्या करना है। बिल्कुल। तो ये मैंने सवाल ये इसीलिए किया कि ये ड्यूटी और सर्विस दोनों दो चीजें। जी एक है कि आपने ड्यूटी लिया कि इतना मुझे कर देना है, 10 to 5 मुझे ड्यूटी करनी है, या मुझे जी इतना परसेंट देना है। एक होता है सर्विस। सर्विस में इमोशन जुड़ जाता है, और उसके लिए एग्जैक्ट लगता है कि जहां जहां उसको लगता है कि ये कमजोर क्यों है। जिससे मैं अगला सवाल यही करूँ आपसे कि आप जब लोगों से जुड़ती हैं, लोगों की सेवा करती हैं, तो एक सेवा जो करती हैं उसको तात्कालिक उसको बेनिफिट हो रहा है कि कोई बीमार है तो उसको आपने मेडिकल एड दिया और वो स्वस्थ हो गया। एक हाँ एक ये सेवा है। लेकिन एक ये है कि वो स्वस्थ तो हो गया, लेकिन पर सोसाइटी के प्रति जो सेंसिटिव होने का भाव है, हाँ वो उसमें डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, अवेयर हुआ कि नहीं हुआ। ये जो करने आई है, ये कई दफा लोगों को लगता है कि ठीक है यार, ये इनका काम है, ये कर रहे हैं, हाँ लेकिन हाँ वो हाँ ये नहीं फील कर रहे हैं कि ये काम इनका नहीं है, सबका हाँ काम है। और आप कमजोर इसी क्यों हो, इस बात को समझो कि आप कमजोर क्यों हो, आप बीमार क्यों हो, आप अकेले क्यों छूट गए, कहाँ आपने गड़बड़ी की, कहाँ आपको क्या प्रॉब्लम हुई, ये इस पे ध्यान है। तो आपका ये अनुभव क्या है कि मतलब जो लोग जिनके साथ काम करती हैं, उनको ये अवेयर होता है कि वो ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ कि हम छूट गए। पहले पॉलिटिकल नहीं, पहले सोशल बताइए, फिर मैं पॉलिटिकल इश्यू को पॉलिटिकल में समझने का प्रयास करूंगा। सोशल लेवल पे क्या सोचते हैं, क्या उनमें लगता है? हाँ, मैं एक इंटरेस्टिंग आपको बताऊंगी। मुझे बहुत लोग ना एक पूछते हैं कि ये बुजुर्गों के साथ काम करने का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, और आपके सवाल से वो जुड़ा हुआ है। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो मतलब आप सोच सकते हैं, मेरे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, वो आज भी इस उम्र में, 80 साल की उम्र में अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, अपने नाती पोती के लिए करना चाहते हैं। तो मतलब हम उनको, आपको न्यूट्रिशन की जरूरत है, आपको चलने के लिए काठी लेनी है, आपको फिजियोथेरेपी लेनी है, और ये सेवा लेनी है, इससे ये फायदा होगा, आपको मल्टीविटामिन भी खाने की जरूरत है। जैसे जैसे हम उनको अवेयरनेस देते हैं कि उनके जो परेशानियों के हल क्या हैं, उसमें दो बातें हैं। एक तो अगर हम उनके लिए कर रहे हैं, तो वो आज भी हमें बोलते कि मेरी नाती के लिए कुछ कर दो, मेरे लिए मत करो। एग्जैक्टली। हाँ, मतलब वो बिल्कुल। खुद ही रेजिस्ट करते हैं, वो खुद ही प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे खुद को, वो अपने फैमिली मेंबर्स को आज भी उनको ही प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। तो हम घर में देखते भी हैं, जैसे हमने बेटे को सेंसिटाइज किया, बहू को सेंसिटाइज किया, और उन्होंने न्यूट्रिशन कुछ शुरू किया, इंटरवेंशन अपने मम्मी डैडी के लिए, तो वो बोलते हैं बेटा मेरे लिए मत लाया करो, बच्चों के लिए लाया करो, एग्जैक्टली। उनको ज्यादा जरूरत है। तो ये जो जनरेशन का जो एक स्वाभाविक नेचर है हमारे पेरेंट्स का, जो आज की जनरेशन है एल्डरली, वो सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनको कन्विंस करना कि आपको अच्छा रहना है। तो फिर हमको हमको उनको बताना पड़ता है कि आप अगर डिजीज फ्री रहेंगे,
तो यही नाती पोती बेटा बहू अच्छे से आपके साथ जिंदगी गुजार पाएंगे। आपकी डिजीज एक्चुअली बर्डन क्रिएट करेंगी, तो आप स्वस्थ रहने की बहुत जरूरत है। तब उनको रियलाइज होता है कि हाँ उनको रहना है। तो ये तो मैं आपको बुजुर्गों की बात बता रही हूँ, बट ये ज्यादा डिफरेंट नहीं है। जैसे अगर एक महिला की बात ले लो आप, जो महिलाओं के साथ काम होता है, आप उसको सिखाओ कि उसके न्यूट्रिशन पे उसको फोकस करना है, उसको पढ़ लिख के कुछ जॉब करनी है, उसको ये करना है, वो अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगी। वो भी कल्चरल है, वो भी अपने भाई को प्रायोरिटाइज करेंगी, बिल्कुल अपने पिता को प्रायोरिटाइज करेंगी। तो ये जेंडर का बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी कंट्री में आज भी। बिल्कुल। तो जेंडर हम का बिल्कुल बिल्कुल जेंडर का चैलेंज तो है ही। मैं एक और जो थोड़ा सा एक और सवाल उसी से जुड़ा हुआ करना चाहता हूँ कि आप जिनके लिए मेडिकल एड देती हैं वो अपने परिवार से अलग रहते हैं या परिवार के साथ हैं, और परिवार के साथ हैं तब मेडिकल एड की जरूरत क्यों है? क्या उनकी फैमिली के लोग उनके लिए वो सारी चीजें नहीं दे पाते हैं? क्या है वो? सो ये थोड़ा सा मैं आपको हमारी अप्रोच पर भी ले जाऊंगी इसमें, क्योंकि हमने जब काम शुरू किया तो हमें भी लगा था कि हम मतलब हमारे सामने तो सारे मॉडल्स ओल्ड एज होम रेजिडेंशियल केयर वाले थे। और जब हमने उन बुजुर्गों का फिगर निकाला जो कि स्लम्स में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो सबसे बड़ा प्रश्न तो ये था कि कितने लोगों को हम ओल्ड एज होम में ले जाएंगे। दूसरा ये था कि ओल्ड एज होम में ले जाकर क्या वो खुश रह सकते हैं? आप तो उनको डिस्प्लेस कर रहे हो। मतलब जो व्यक्ति इतने सालों से अपने घर में रहा है उसको डिस्प्लेस करके आप कहीं और कोई नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करवा रहे हो। और तीसरा, आप ऐसे एनवायरनमेंट में एडजस्ट करवा रहे हो जहां पे वो बच्चे अलग अलग एज ग्रुप को नहीं देखेंगे, सिर्फ बूढ़ों को ही देखेंगे फिर से। सो आर दे गोइंग टू बिकम मोर डिप्रेस्ड, या उनकी जिंदगी में कुछ और खुशियां आएंगी? तो हमने फिर डिसाइड किया कि रेजिडेंशियल केयर ओल्ड एज होम में हम नहीं जाएंगे। हम बस्तियों में जाके, घर में जाके, चाहे उनको छोटा घर हो कैसा भी घर हो, उसको उनके घर को ठीक करके उनको वहां स्वास्थ्य सेवाएं देना है, उनकी वहां पेंशन पेपर्स पर काम करना है, उनके सॉल्यूशंस वहां निकालने उनके घर में जाके। तो हम जिन जिन बुजुर्गों के घर जाते हैं दोनों तरह के होते हैं। कई सारे हैं जो अकेले रहने वाले, जैसे अभी का जो हमारा, हम 33,000 बुजुर्गों के साथ काम कर रहे हैं, 33,000। तो उसमें लगभग 18% अकेले रहते हैं, या तो अकेली महिला है, या तो अपने स्पाउस के साथ रह रही है। तो इतना परसेंटेज तो अकेले रहते हैं, बाकी का परसेंटेज जो है वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। बट फैमिली में भी सिचुएशन यही है कि चाहे वो बेटा है बहू है, तो वो दोनों भी सुबह सुबह काम पर निकल जाते हैं क्योंकि उनको भी अर्निंग करनी है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो बुजुर्ग लोग वैसे भी अकेले ही रहते घर पर। तो इसमें दोनों टाइप के बुजुर्ग हमारे पास हैं। और उसी तरह से जो जो फैमिली सेंसिटाइज्ड है, तो वहां बुजुर्ग कह रहा है कि मेरे मेरे पर खर्च मत करो। हम्म। और जहाँ फैमिली सेंसिटाइज नहीं है, फिर हम उनको काउंसलिंग करते हैं, बुजुर्ग को भी काउंसलिंग करते हैं। कई बार उनके कम्युनिकेशन गैप्स ही इतने होते हैं, जी दोनों दोनों जनरेशन्स में गैप होते हैं, जैसा कि हम हर जगह देखते हैं। जी। तो फैमिली को भी सेंसिटाइज करना होता है। अब मैं थोड़ा पॉलिटिकल होता हूँ उसी सवाल को लेकर के कि आपने जो बताया उसमें से, चूंकि मैं भी जहाँ आसपास देखता हूँ अपने आसपास, तो ज़्यादातर वो लोग हैं जो गरीब हैं जी या जो लोअर मिडिल क्लास लोग, जिनके जी पास इतनी नहीं क्षमता है कि अगर 5 लाख रुपए का ट्रीटमेंट कराना है तो करवा लें, या जी मेडिक्लेम ले लें कोई बड़ा सा, जहाँ पे आजकल तो मेडिक्लेम इतना बड़ा लूट का धंधा हो गया है, और उसमें आम आदमी पिस गया कि आम आदमी अगर इलाज कराने जाता है तो जी माइनर इलाज के लिए 50-60 हज़ार रुपया ले लेता है, और जी सबके पास वो है नहीं। तो वो गरीबी की वजह से वो डिप्राइव्ड हैं, या गरीबी की वजह से वो अपने आप को एक तो ये करते हैं, जहाँ पॉलिटिकल आता है कि वो गरीब क्यों है। फिर एक आता है सवाल कि हमारे धर्म का भी बड़ा प्रभाव है, और मुझे लगता है धर्म से हम विलग नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हम गरीब हैं। हमको ये समझ में नहीं आता कि हम गरीब क्यों हैं। उनको लगता है कि गरीब हम इसलिए हैं कि हमको ईश्वर ने हमको गरीब बनाया है, हमने कुछ कर्म ऐसे किए होंगे। ये आम धारणा हमारे समाज में हम देखते हैं कि वो जो तय कर दिया वही है, वो नहीं मानने को तैयार नहीं है कि जो है ये सोसाइटी हमारी इस तरह से गड़बड़ सोसाइटी है, जो कुछ हाँ। लोगों ने हड़प ली है चीज़ों को। तो ये अवेयरनेस इस लेवल पे क्या देखती हैं आप?
सो इसमें दो बातें मैं कहूंगी। एक तो है कि पॉलिटिकली भी अगर आप देखेंगे तो आज ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स, शासन की योजनाएं, जो कुछ चीजें हैं वो नहीं है, ऐसा नहीं है, बट उन तक पहुंचती नहीं है। उसका कारण है कि कोई उनको बताता ही नहीं है। करेक्ट। अभी हम देखते हैं कई सारी पेंशन हम बुजुर्गों की 75-78 ईयर्स में शुरू करवा रहे हैं। उनके पास इतने साल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे, उनको पता ही नहीं था कि इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से निकलता है, एग्जैक्टली। कहाँ जमा करना पड़ता है। बिल्कुल। मतलब इतनी छोटी छोटी बातें हैं जिसके ऊपर काम करते हैं हम लोग। दूसरा है, ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। स्वास्थ्य सेवा कहाँ जाकर लेनी है, किससे लेनी है, और क्या क्या चीज के लिए कितना पैसा देना है। आज भी आप देखते हैं प्राइवेट में लोग जाते हैं, और प्राइवेट में जो लूट मची उसके बारे में तो बात करने की जरूरत है नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल। बट जो जो शासन दे रहा है, कई बार मुझे लगता है कि शासन के पास जाके आप सेवा जब तक नहीं मांगोगे तब तक वो लोग भी अवेयर नहीं होंगे कि लोग आके डिमांड कर रहे हैं। तो कई बार हम सिखाते हैं बुजुर्गों को, उनके फैमिली मेंबर्स को, कि यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आपका फ्री एमआरआई, फ्री सीटी स्कैन, फ्री चीजें सारी डायग्नोस्टिक्स है, क्यों आपको प्राइवेट में जाना है। तो वो डिमांड जनरेशन पे भी हमको बहुत सारा काम करना पड़ता है। बिल्कुल। तीसरा जो आपने धार्मिक मुद्दा बताया है, तो उसमें हम कई बार एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर काम करते हैं कि अल्टीमेटली आपको पूछना है कि आप खुश हैं, संतुष्ट हैं कि नहीं है। अगर आप आपके समाज से, जो चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके आजू बाजू के फ्रेंड्स हो, जो आपकी कम्युनिटी जहाँ रह रहे, एक बुजुर्ग अगर बस्ती में रह रहा है तो बस्ती के लोग आगे आ रहे हैं नहीं आ रहे, आप उनसे अपना जुड़ाव महसूस करते कि नहीं करते। फिर आप जुड़ाव चाहे एक भजन मंडल में बैठ के महसूस करें, आपका वो व्हीकल हो सकता है, मगर भजन करने से आप मतलब ये नहीं होगा, संतुष्टि नहीं बिल्कुल। होगी आपको। जी बिल्कुल, मेरा कंसर्न ये था कि क्या होता है कि हमें ये रिलीजियस ये हमारे पास है कि हम जो आज जीवन जी रहे हैं वो उसकी कृपा से जी रहे हैं। हाँ, हम ये मानने को तैयार नहीं हैं कि आपके जीवन में गड़बड़ी है, उसकी वजह सोसाइटी है। सोसाइटी का सही ऐसा बात। स्ट्रक्चर है, पॉलिटिक्स है, ऐसे लोग हैं जो आपके हिस्से का खा ले रहे हैं। हाँ, और वो अगर 5 किलो अनाज दे रहे हैं या वो 500 रुपये आपको वृद्धा पेंशन दे रहे हैं या कुछ और दे रहे हैं, तो वो आप पे एहसान नहीं कर रहे हैं। आपको सही। लगता है कि ये एहसान कर रहे हैं, कितने अच्छे आदमी एहसान कर रहे हैं, जबकि सच ये है कि वो अच्छे आदमी नहीं है। आप जो इस कंडीशन में हो उसके जवाबदेह वही हैं। इन्हीं की वजह से आप इस कंडीशन में हो, हम्म। कि वो जो है तमाम तरीके के सुख भोग रहे हैं, पैसे लुटा रहे हैं, क्या-क्या कर रहे हैं, और आपके पास इतना भी नहीं है कि आप अपने लिए सही न्यूट्रिशन वाला खाना खा सको, सही सही। समय पे ट्रीटमेंट करा सको, आप अपने डायग्नोज करा सको कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ये जो एक जो वजह आती है। सो इसमें एक और एक चीज है, जो कि हमारा मतलब बहुत सालों से अनुभव भी रहा, और वो इस बुजुर्गों के प्रोजेक्ट के लिए भी वृद्ध मित्र में भी काम आया। हमने एक चीज देखी है कि अ, क्या ऑप्शंस ज्यादा अच्छे हैं। आप कलेक्टर ऑफिस के बाहर बैठ के धरना दो, वो बेटर है, या कलेक्टर ऑफिस में बैठ के कलेक्टर साहब के साथ प्लानिंग करो और उनको परेशानियां समझाओ, और उनको बोलो कि आपको उठकर चलना है और अपनी आंखों से देखना है कि क्या परेशानी में लोग जी रहे हैं। तो हमने जो सेकंड ऑप्शन है उसको अपनाया है। तो आज हम लगभग हमारे जहां जहां हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, वहां वहां हम एमओयू साइन करते हैं, चाहे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट हो, जिसमें हम बोलते हैं कि हमारे बुजुर्गों को ये सेवाएं देनी है और इस पर काम करना है। तो हम एमओयू में ही बहुत सारी सेवाओं का उल्लेख करके उस पर काम शुरू करते हैं कोलैबोरेशन में, हम्म। और हम खुद डिमांड करते हैं कि इसका हमें एक नोडल ऑफिसर दिया जाए, हम्म। क्योंकि अगर ये चार्ज किसी के पास नहीं होगा तो इसकी देखभाल, इसकी ग्रोथ नहीं हो सकती। तो ऐसे, और ये सरकार के लिए भी नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि जिला लेवल पे, कॉरपोरेशन लेवल पे एल्डरली या वृद्ध व्यक्ति के लिए कोई डिपार्टमेंट नहीं है। जैसे महिला बाल कल्याण है,
या सामाजिक न्याय है या और भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो एक एज ग्रुप तक के एडोलेसेंट बच्चों को, छोटे बच्चों को, महिलाओं को बहुत सारी चीजों पर काम करते हैं। बट बुजुर्ग वाला जो एंगल है या बुजुर्ग वाला जो एज ग्रुप है वो उनके लिस्ट में नहीं है आज भी। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो वो हाँ, तो कई जगह पर हमने ये डिमांड करके, जैसे पुणे में हमारे पास नोडल ऑफिसर है हेल्थ डिपार्टमेंट से, जो हमारे बुजुर्ग के प्रोग्राम के ऊपर फोकस करता है। हम उनको रिपोर्ट करते हैं, हम उनको फील्ड विजिट पर लेकर जाते हैं, उनको सारी परेशानियां दिखाते हैं। तो ये एक चेंज आया है, बट इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। गवर्नमेंट को जाके दिखाना, कन्विंस करना और उनको बताना कि ये इस तरह से काम होना चाहिए, और जो परेशानियां हमारे सामने आ रही है उसके सॉल्यूशंस हमने एक लेवल तक लाए हैं, बट हम जो सॉल्यूशन सरकार दे सकती है वो हम एज एनजीओ नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे अपने लिमिटेशंस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये और इसमें और एक ग्रोथ मैं आपको बताऊंगी कि हमने ये लोकल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पे तो किया ही है। अभी हम नेशनल गवर्नमेंट पे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के साथ इस पर हमारा संभाषण शुरू है, जिसमें हम इस चीज की एडवोकेसी कर रहे हैं कि जो वृद्ध मित्र प्रोग्राम हम बस्तियों में, गांवों में चला रहे हैं वो शासन चलाए, क्योंकि हम कितनी जगह जाके। बिल्कुल सही। नहीं, मेरा कहना वही था कि हम जो कर रहे हैं अगर हमारे साथ वो खत्म हो गया, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है तो गड़बड़ है। और जिसके लिए हम कर रहे हैं वो कितना एक्टिव है। हम कर तो रहे हैं, लेकिन जिसके लिए कर रहे हैं वही इनएक्टिव है तो मतलब नहीं है, फिर तो वही खत्म हो जाएगा, है ना। तो हमारा कंसर्न वही है कि जिसे हमने भी काफी लोगों के लिए काम किया है जब इससे अलग, तो हमने महसूस किया कि उनके भीतर वो एक्शन नहीं आ पाता, वो अवेयरनेस नहीं आ पाता है, वो खुद जो है एक्टिव नहीं हो पाते, चार्ज नहीं हो पाते कि नहीं हमको खुद सजग रहना है और 4 लोगों को बताना है। जैसे एक उदाहरण दूंगा कि हम अलग अलग संस्थाओं के लिए काम करते हैं, तो हम उनसे बताते हैं कि आपको सरकार की ये पॉलिसीज है, जैसे हेल्थ को लेकर के ढेर सारे प्राइवेट अस्पतालों में भी है कि आप 25% उसके लिए बेड रखेंगे, उनको सुविधाएं देंगे। आप जो है राशन कार्ड आपके पास है, रेड है, ऑरेंज है, उसके आधार पर आपको जो है वहां से सर्टिफिकेट मिलेगा ब्लॉक से, और वो सर्टिफिकेट लेकर के अस्पताल में जमा करेंगे और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा, केवल दवाइयों का खर्च लगेगा। 2 तरीके का उसमें है। तो वो अवेयरनेस भी लोगों में नहीं है, और लोगों में ये भी है कि हम जब जाते हैं सरकारी में तो 10 चक्कर लगाना पड़ेगा, कौन जाएगा वहां, एक भाव डेवलप हो गया है। जबकि आप वहां जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है, ठीक है 2 दिन आपको दौड़ना पड़ता है, लेकिन वो चूंकि वहां भीड़ भी है तो वहां पे हो जाती चीजें मिलती है। तो क्या इस जगह पे भी काम कर पा रही हैं आप? हाँ, बिल्कुल काम कर पा रहे हैं। मैं तो बोलूंगी कि शासन की योजनाएं, शासन की तरफ से जो सेवाएं हैं, और इस पे हमारा 100% फोकस रहता है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हमारे बुजुर्ग को 1 रुपया खर्च ना करना पड़े, उसको सारी फ्री सर्विसेज मिले। तो हम तो मतलब शासन के साथ भी ये काम करते हैं, और जो दूसरी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी एडवोकेसी करते हैं कि अगर आपका ट्रस्ट का हॉस्पिटल है तो आप प्रायोरिटाइज करिए इस एज ग्रुप को और इनको ये फ्री सेवाएं दीजिए। वो वाले भी एमओयूज हम साइन करते हैं कि हमारे बुजुर्गों को फ्री सेवाएं मिले। तो इसमें क्या हुआ है कि कई बार हमको उनको अवेयरनेस देनी पड़ती है, बुजुर्गों को, उनके फैमिली मेंबर्स को, कि देखिए जब तक आप जाके डिमांड नहीं करेंगे, जब तक आप उसकी मांग नहीं रखेंगे, वो चीज आपको नहीं मिलने वाली है। तो किसी भी चीज को एक उसमें चालना या उसमें मोमेंटम लाने के लिए आपको जाके वो अवेलेबिलिटी को आपको ट्रिगर करना पड़ेगा, क्योंकि स्कीम्स पेपर पर है पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि आप लोग जा नहीं रहे। तो ये इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज तो मैं बोलूंगी कि एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि पहले मतलब 5 साल पहले हम एक दादी का या एक दादाजी का इनकम सर्टिफिकेट के लिए तहसील ऑफिस जाके इनकम सर्टिफिकेट निकालते थे। आज ये परिस्थिति है कि हमारे तहसीलदार बस्ती में आते हैं,
टेबल लगा के बैठते हैं अपने 4 और कलीग्स को लेकर, और दिन में सब दादा दादियों का एग्जामिनेशन करके 100 इनकम सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं। वेरी गुड। तो उनको भी ये रियलाइज हुआ है कि उनका जो 100 लोगों का टारगेट उनके दिमाग में उन्होंने रखा हुआ है, वो जो 100 दिन काम करते थे वो आज एक दिन में इश्यू कर पा रहे हैं वो। तो उनको भी एक सेटिस्फैक्शन है कि कितना काम हो रहा है, और फैमिलीज को भी सेटिस्फैक्शन है। मगर इसमें मैं बोलूंगी कि दादा दादियों की डिमांड, उनकी तरफ से वो प्रेशर सबसे पहली चीज, और दूसरी हमने जो तहसील ऑफिस को अवेयर किया कि आपका भी तो काम कम कर रहे हैं हम, जो रोज आके यहाँ क्यू लगा के खड़े रहते हैं, आप आ जाइए बस्ती में, आपको तो फिजिकली एग्जामिन करना है उनका घर, उनकी परिस्थिति और इनकम सर्टिफिकेट इश्यू करना है ना, तो वो आप तो बहुत क्विकली हो जाएगा। तो ये मतलब क्या बोलेंगे, ये इनोवेशंस पे भी काम करके सरकार को एडवोकेसी करना, उनको मनवाना, उनको फील्ड में लाना, परिस्थितियां दिखाना, इसके ऊपर भी बहुत काम करने की जरूरत है। और कर्मचारी सब जगह ही है ना, जैसे अच्छे लोग हर जगह हैं वैसे अच्छे लोग वहां सरकार में भी बैठे हैं, बट उनको आपको खींच के लाना है। बिल्कुल बिल्कुल। करप्ट लोग वहां पर भी है और अच्छे लोग वहां पर भी है। नहीं, करप्शन को तो हटा नहीं सकते ना, वो पैसा है तो करप्शन है, पैसा है तो करप्शन है, उसको तो हटा नहीं सकते। उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन हटा नहीं सकते। वो तो कोई नहीं कर सकता, जो बोलता है वो झूठ बोलता है। मैं कह रहा था कि आप जो काम करती हैं तो वो क्या क्या सहायता उनको देती हैं, वृद्ध मित्र के तौर पे जो आप काम करती हैं, क्या क्या सहायताएं देती हैं? तो हमने एक प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। जैसे हम बस्ती में पहली बार बुजुर्ग से मिलते हैं तो उनको रजिस्टर करते हैं, एक पूरा फॉर्म भरते हैं उनका। उस फॉर्म में उनकी सारी परेशानियों का विवरण होता है, जैसे हेल्थ में उनको कोई डिजीज है, अगर है तो कितने सालों से है, डायग्नोस हुई है तब से वो क्या वो दवाइयाँ लेते हैं, परेशानी क्या होती है उनको दवाइयाँ एक्सेस करने में या कोई सर्जरी करने में, या पूरा मतलब फिजिकल हेल्थ का, घर में परिस्थिति कैसी है, बातचीत करने वाले लोग हैं नहीं है, झगड़े होते हैं, वायलेंस है, बच्चों को एडिक्शन है, एल्डरली को एडिक्शन है, ये सारा मतलब हमारे फॉर्म में यहाँ तक होता है कि घर में वो ताजा खाना खाते हैं या बासी खाना खाते हैं, इतना सब है। मोबिलिटी का कितने चैलेंज है, चल पाते हैं नहीं चल पाते हैं, बेड रिडन है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन लेने के बाद हम उनके लिए एक केयर प्लान बनाते हैं। तो केयर प्लान में 25 चीजें होती है। जैसे अगर बुजुर्ग बेड रिडन है तो क्या वो डायपर पहन रहे हैं, क्या उनके इर्द गिर्द साफ सफाई है, क्या उनको मल्टीविटामिन दी जाती है। तो एक बुजुर्ग अगर बेड रिडन है तो उसके लिए 20 चीजें होती है। जैसे घर पे डॉक्टर जाए, उनकी फिजियोथेरेपी करवाए ताकि वो चलना शुरू करे, ताकि वो एटलीस्ट व्हील चेयर पर बैठना शुरू करे, इस तरह से। फिर उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड सारी सेवाएं उनको घर पर देना। अगर वो चल पाते हैं तो ओपीडी तक लाना, और अगर मेंटल वेलबींग के इश्यूज है तो काउंसलिंग घर पे करना, एडवांस काउंसलिंग की जरूरत है तो जो प्रोफेशनल काउंसलर्स है उन तक पहुंचाना। उसके साथ साथ उनके घर पे राशन है नहीं है, अगर राशन शासन से मिल रहा है तो क्या वो खाना पका पाते हैं, क्योंकि कई बुजुर्ग हैं जो बना नहीं पाते, उनमें अब वो ताकत ही नहीं है। तो क्या हम उनके लिए टिफिन शुरू कर सकते हैं ताकि उनको कुक्ड फूड रेडीमेड मिले। तो मतलब अलग अलग परेशानियां होती है, उसका पूरा हल हम उनके घर में जैसे उनको दे पाए। पूरा डेटा बना करके काम कर रही है, बिल्कुल। हाँ, पूरा पूरा। तो फिर मतलब उसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे किसी किसी बुजुर्ग का बेटा ही एडिक्टेड है, वो शराब से एडिक्टेड है, तो बुजुर्ग की जिंदगी तो बेकार ही है। तो उस बेटे के एडिक्शन पर भी काम करना है, फिर उसको भी डी एडिक्शन सेंटर में रिहैबिलिटेशन के लिए भेजना है। किसी बुजुर्ग के घर में जैसे बेटी है जो फिजिकली चैलेंज्ड है, मेंटली चैलेंज्ड है, तो फिर हम ये देखते हैं कि बुजुर्ग की पेंशन पर भी काम करना है
उस बेटी की पेंशन पर भी काम करना है, क्योंकि उसको भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। करेक्ट, तो करेक्ट। मतलब बुजुर्ग जो हमारा सेंटर पॉइंट भी है, जो हमारा एंट्री पॉइंट भी है, मगर उस पूरी फैमिली के लिए वो बेनिफिट्स जाते हैं। उसी के साथ साथ कई बुजुर्ग बोलते हैं कि मैंने तो 70-75 साल तक काम किया, पर अब मेरी बहू काम करने के लिए तैयार है, उसको कुछ स्किल मिल सकती है क्या? बिल्कुल। तो स्किल डेवलपमेंट पर भी हम काम करते हैं, ताकि अल्टीमेटली वो एक पूरी फैमिली और वो बुजुर्ग हैप्पी रहे। तो मतलब तो वो तो इसमें तो ये हो गया कि वृद्ध मित्र आपका एंटर पॉइंट है, एंट्रेंस पॉइंट है, लेकिन आपने पूरे घर को देख लिया, है ना, और घर के जी, माध्यम से पूरी सोसाइटी को देख लिया। तो आपके जी। अनुभव जो है, क्या कभी ऐसे बुरे अनुभव भी रहे हैं कि जहाँ पे लोगों ने कहा कि आप क्यों आती हैं, आप मत आया कीजिए, या कुछ इस तरह की बातें हुई? बुरे क्योंकि बुरे एडिक्शन अनुभव तो क्योंकि क्योंकि एडिक्शन पे काम करते हैं, कोई शराबी है, कई बुजुर्ग भी शराब पीते होंगे, हाँ, बुजुर्ग भी जिनके लिए पीते वो हैं। भी पीते हैं, तो उनको एडिक्शन से छुड़ाना बड़ा आसान काम नहीं है। बहुत मुश्किल काम है, और मैं बोलूँगी कि जब भी हमने नई जगह पर काम शुरू किया है, शुरुआत के 2-3 महीने हमारे बड़े ही डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि किसी के घर जाना, बुज़ुर्ग से बात करना और बुज़ुर्ग की परेशानियाँ समझना, बाकी के फैमिली मेंबर्स को लगता है कोई भड़काने आ गया घर में। हाँ, एग्ज़ैक्टली। हाँ, तो उनको टाइम लगता है समझने में कि ये सचमुच में काम हो रहा है और सचमुच में पूरी फैमिली के बेनिफिट के लिए काम हो रहा है। उसको हुँ, लगभग 3 से 6 महीने लग जाते हैं उनको समझने में। हुँ, शुरुआत में तो उनको लगता है कि अरे ये आके पूरा टाइम बुजुर्ग से पूछते रहते हैं, क्या परेशानी है? बेटा ठीक से बात करता है क्या नहीं? खाना ठीक से मिलता है क्या नहीं? आस-पास स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बच्चे ले जाते हैं, नहीं ले जाते हॉस्पिटल। तो उनको ऐसा लगता है कि ये पूरा टाइम अभी हमारी लड़ाइयाँ होंगी इन सब बिल्कुल। परेशानियों की वजह से। तो ये इस पर बहुत काम करना पड़ता है, बट और धीरे-धीरे एक ये भी है कि सरकार का लॉ ये है कि अगर बेटे या बेटी अपने बुजुर्ग माता-पिता को नहीं देख रहे हैं, तो आपको जेल हो सकती है। तो वो भी हाँ, कहीं डर हाँ, लगता है। हाँ, तो उनको बिल्कुल। कई बार ऐसे भी लगता है, क्योंकि कई बार बुजुर्ग खुद भड़के हुए होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उनको ऐसा लगता है कहीं पुलिस कंप्लेंट ही ना हो जाए हमारी। हाँ, कि एग्ज़ैक्टली। हाँ, तो 5 साल तो आपको हो गए, 2018 से लेकर के 23, अभी तो 24 आ रहा है। तो 5 जी, साल जी, में जी। आप जो है कितने लोगों तक पहुँची? ये कुछ तो डेटा हमने का। काम काम हमने 600 बुजुर्गों के साथ, लगभग 620 बुजुर्गों के साथ शुरू किया था, पुणे की 2 बस्तियों में। हुँ, पर आज हम पुणे, मुंबई, भोपाल और ग्वालियर 4 जगह पर हैं, और 33,000 बुजुर्गों के साथ, 33,000 बुजुर्गों के साथ काम करते हैं। पुणे की बस्ती में रहने वाले हर बुजुर्ग तक पहुँचने की हमारी प्लान है अभी, अगले 2 सालों में। हुँ, तो हुँ। आज हम पुणे के 28,000 बुजुर्गों को रीच कर रहे हैं, वेरी गुड। और मतलब 75 से 80,000 बुजुर्ग बस्तियों में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं। हुँ, तो वो सारों को रीच करना, हुँ, वो हमारा प्लान में है, और सारे फंडर्स, डोनर्स हमारे साथ हैं। फेज़ हुँ, वाइज़ हम ये एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो ये हुँ। पुणे का मतलब बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही इम्पैक्टफुल हमारा काम रहा है, और शुरुआत भी हमने पुणे से की थी, जी, इसलिए वो इम्पैक्ट ज़्यादा है यहाँ पर। जी, और जी। दूसरे शहरों में भी अभी हम जहाँ-जहाँ एडवोकेसी कर रहे हैं, गुजरात में 2 शहरों में एडवोकेसी चल रही है, यूपी में 2 शहरों में एडवोकेसी चल रही है, तो इस तरह से और एक्सपेंशन की संभावनाएँ हैं। जी। तो एक सवाल तो ये है कि आप जो कर रही हैं इतने लोगों के साथ, तो वर्कर्स वहाँ से भी मिलते हैं? कुछ लोग तो ऐसे होने चाहिए कि वहाँ से भी आ जाएँ कि अरे, हम भी इसमें कैसे योगदान कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आपने हमारे परिवार के लिए किया और हमने महसूस किया कि ये ऐसे-ऐसे होना, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए हमको भी करना चाहिए। क्या ऐसी स्थिति आती है? हाँ, लोग जुड़ते हैं? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हम लोग क्या करते हैं कि हम कम्युनिटी में जाके जो यंग बच्चे होते हैं, 18 एज ग्रुप ऑनवर्ड्स, उनको हम मोबिलाइज़ करते हैं, उनको हम हमारे कोर्स में रजिस्टर करते हैं। वृद्ध मित्र कोर्स भी चलाते हैं हम, अच्छा, 3 महीने का। ओके। जिसमें हम वेरी नाइस। पूरी सिखाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और उसी में से उनको रिक्रूट करते हैं। ओके। फील्ड लेवल पर जितना काम चलता है, और हम हुँ, कोशिश करते हैं
कि हमारा जो फील्ड वर्कर हो उसी बस्ती से हो, ताकि उसको ट्रैवल ना करना पड़े। न करना तो पड़े, एक तो बिल्कुल। ये करते हैं। दूसरा हम कोशिश करते हैं, जैसे पुणे में हम एक सामाजिक संस्था तो है ही जो बुजुर्गों के साथ काम कर रही है। आज हमारे साथ फील्ड लेवल पे 5 और संस्थाएं काम कर रही है। मतलब उनको भी ग्रांट मिल रही है अलग अलग डोनर्स से। हम इनको हम चैंपियंस बोलते हैं। अच्छा। मतलब हम एक डिवीजन ही चलाते हैं जिसको हम हाँ हाँ क्रिएटिंग हाँ, चैंपियन। ओके, वेरी नाइस। तो आज वो संस्थाएं जो कभी बच्चों के साथ काम करती थी वो बुजुर्गों के साथ काम करना शुरू हो गई। क्योंकि अगर आप इतना इतना बड़ा नंबर देखें तो किसी एक संस्था को मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से आज जो 28,000 का रीच है, इसमें स्कूल संस्था भी है और 5 और संस्थाएं, 6 संस्थाएं मिलके 28,000 बुजुर्गों तक काम कर रही है। बहुत अदरवाइज ये बढ़िया। बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, बिल्कुल। एक और सवाल, मुश्किल। जो एक और सवाल कि आपने लास्ट ही सवाल ही है कि हर कोई फाइनली आकर के पैसे पे टिक जाता है कि ये पैसा आता है कहाँ से? आपने कहा फंडिंग और डोनेशन आते हैं, ये कहाँ से आते हैं? फंड कहाँ से आते हैं? सो इसमें मैं कहूंगी 2 टाइप के हमारे प्रयास भी रहे हैं और उसका कारण भी है कि ये अलग अलग प्रयास हमारे क्यों हैं। एक तो हमारे बुजुर्गों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि अगर हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं कि आपको मल्टीविटामिन रोज खाना खाने के बाद खानी है होना। या आपको इस तरह का खाना खाना है, तो उस बुजुर्ग की कैपेसिटी नहीं है मल्टीविटामिन खरीदने की। हम्म। वो किससे लेगा? और घर में परिस्थिति ऐसी है कि उतना खर्च शायद वो ना कर पाए बुजुर्गों के हम्म। लिए। हम्म। तो वो मल्टीविटामिन तो हमको ही देनी है, हम्म। उसको न्यूट्रिशनल फूड भी हमको ही देना है। हम्म। उसको चलने के लिए हम बोल रहे हैं कि काठी यूज करोगे तो डेंजरलेस आपका वॉक है, तो वो काठी भी हमको देनी है। तो हम ये बोलते हैं कि इसेंशियल सप्लाईज हमारा एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसपे हमको काम करने की जरूरत पड़ती है। हम्म। और जो सर्विस देने वाला है, जैसे हम्म। बहुत लोग पूछते हैं कि आप वॉलंटियर्स के थ्रू काम करें, तो हम कहते हैं कि एक व्यक्ति जो घर घर जाके बुजुर्गों को सेवाएं दे रहा है, उनके साथ बैठ के बातचीत कर रहा है, वो वृद्ध मित्र है, कंपेनियन है, दोस्त है उनका, वो पूरा दिन काम कर रहा है उनकी जिंदगी आसान करने के लिए, उसको भी तो खाने के लिए चाहिए। एग्जैक्टली, उसका भी तो जीवन हाँ, है। उसका भी तो जीवन है। वो 8 घंटे पूरा अपना व्यस्त है बुजुर्गों को ये करने के लिए सेवाओं में। तो हम कहते हैं कि वॉलंटियर मॉडल हमारे लिए नहीं है, नहीं चलेगा। हमको तो उसको सैलरी देनी है। क्योंकि जी। हम तो सबसे पहले बोलते हैं कि वो उसकी मेंटल वेलबींग अच्छी है, उसकी फिजिकल वेलबींग अच्छी है, तो वो सेवा देने के लिए अप्रोप्रिएट इंसान है। क्योंकि बिल्कुल। खुद की ही मेंटल वेलबींग ठीक नहीं है तो वो बुजुर्गों को क्या हंसाएगा, क्या बातचीत करेगा, क्या उनके बिल्कुल। साथ बिल्कुल। सो हमारा ये मतलब पॉलिसी रही है कि जो व्यक्ति फुल टाइम काम कर रहा है उसको प्रॉपर मिनिमम वेजेस से शुरू हो, स्किल्ड लेबर की सैलरी होनी चाहिए। और लगभग मुझे लगता है 15,000 प्लस हमारी हर जगह सैलरीज है। हमारे वेरी कम्युनिटी गुड। लोएस्ट लेवल के जो स्टाफ होते हैं, जो एकदम जी। बेसिक से शुरू होते हैं। जी। और दूसरी चीज है, तो हम कोशिश करते हैं कि जो CSRs हैं, हम्म। जो फिलैंथ्रोपिक डोनर्स है, फाउंडेशंस है, जैसे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है या गिव फाउंडेशन है, इनको हम कन्विंस करते हैं कि हमें ये सर्विस देने वाले के लिए जो सैलरीज चाहिए, उसकी जो ट्रेनिंग है, उसको जो कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, उसके लिए आप हमें पैसा दे दीजिए। और जो सप्लाईज वाला है वो हम जनरली इंडिविजुअल डोनर्स को अप्रोच करते हैं। जो इंडिविजुअल्स हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे के जन्मदिन पर हम खाना खिलाए, तो हम कहते हैं हाँ। आप खाना खिलाने की जगह आप 100 वॉकिंग स्टिक्स दे दीजिए, हाँ। आप हमारे बुजुर्गों के लिए मल्टीविटामिन दे दीजिए, आप हमारे बुजुर्गों के लिए डायपर्स दे दीजिए। जी, एक और सवाल आ गया कि जी। जितने हमारे पास लोग हैं, अस्पतालों की तो हर जगह कमी है। हाँ मैं हाँ। देखता हूँ हर जगह अस्पताल की कमी है, हर जगह सरकारी अस्पतालों में भारी भीड़ है। और भीड़ की स्थिति ये है कि वो 4-4 महीने बाद का वो एक्सरे का देते हैं डेट कि आप 4 महीने बाद एक्सरे कराने आइएगा, 6 महीने बाद MRI होगा, 10 महीने बाद आपका फलां होगा, ऐसा तक दे देते हैं। और बड़े हॉस्पिटलों में मैं देखता हूँ, मुंबई में भी।
हाँ, वैसी स्थिति में कैसे लड़ती हैं, कैसे उसको अचीव कर पाती हैं? क्योंकि क्या प्राइवेट संस्थानों से भी कॉन्टैक्ट है आपका या हाँ। क्या हो? तो 2-3 चीज़ें हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, इसमें हम एक अप्रोच रखते हैं कि हर सरकारी हॉस्पिटल में एक सोशल वर्कर ज़रूर होता है, पोज़ीशन होती है वहाँ पे। तो पहले तो हम जाके उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, हम उनको समझाते हैं कि हम बस्ती में काम क्या कर रहे हैं और हुँ, कितनी इमरजेंसी होती है अलग-अलग चैलेंजेस के अंदर कि किसी का किडनी का प्रॉब्लम हो गया, किसी की हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, तो थोड़ा-सा उनके साथ भी हम लोग डायलॉग बिल्ड करके उनको भी अवेयर करते हैं पहले तो, हुँ, कि हुँ, क्यों ज़रूरत है इस एज ग्रुप के लिए प्रायोरिटाइज़ करने की हुँ, और किस तरह से उनके लिए स्पेशल सर्विसेज़ शुरू कर सकते हैं और हुँ, सरकारी हॉस्पिटल में अगर वो डायलॉग बिल्ड करे तो स्पेशल सर्विसेज़ स्टार्ट भी होती है, कई सारी। जैसे जो मैंने आपको बताया कि हुँ, जीरियाट्रिक यूनिट्स हमने लगभग भोपाल, ग्वालियर और पुणे में शुरू किए हैं। ये जगह सरकार ने दी है, ये पूरा इसका जो कॉस्ट होता है, ये पूरा मेंटेनेंस सरकार करती है। हम सिर्फ़ वहाँ सर्विसेज़ चलाते हैं और हुँ, सीएसआर से हम इक्विपमेंट लेके आते हैं, एम्बुलेंस लेके आते हैं और इस तरह से ट्राइपार्टाइट अरेंजमेंट में काम होता है। हुँ, अब इसके साथ-साथ हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी जाके सेंसिटाइज़ करते हैं और हुँ, जो आपने बोला था पिछली थोड़ी देर 25% पहले हाँ, जी, 25% वाला, उसकी भी अवेयरनेस उनको करवाते हैं। उसी हुँ, के साथ-साथ उनके साथ एमओयू साइन करते हैं कि हमारी रेफरल स्लिप लेके बुजुर्ग आएगा। हुँ, हुँ, आपको हुँ। उसको देखना है और आपको पता उसके चला कि वो साथ ऑथेंटिक भी है, वो गलत नहीं है, धूर्त नहीं है। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली। तो ये सारी चीज़ों पर भी हम काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि आज जहाँ 4 लोकेशंस में हमारे काम चल रहे हैं, वो करीब-करीब 60 टू 70 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के साथ हमारा एमओयू है, जिसमें बहुत से बढ़िया। कैटरेक्ट सर्जरीज़ के लिए है, हार्ट सर्जरीज़ के लिए है, उसके बाद ये पाइल्स, फिस्टुला, फिशर्स के जो प्रॉब्लम हाँ, हाँ। होते हैं पेट के, हुँ, उसके लिए है, ऑर्थोपेडिक के लिए है, फिजियोथेरेपी के लिए है। तो ये हमने बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मोबिलाइज़ किया है। बहुत बढ़िया। बस जी, ये है कि थोड़ा प्रयास अ, करना पड़ता है, मतलब कंटिन्यूअसली जाकर मिलना पड़ता है, समझाना पड़ता है और एमओयू साइन करने पड़ते हैं ताकि उनको भी लगे कि हम भी ऑथेंटिक हैं, हम भी फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारा भी क्लैरिटी है कि जो बुजुर्ग आपके पास आ रहा है वो क्लियर है कि उसको क्या परेशानी क्या नहीं जी, है जी। और हम भी इधर से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। बिल्कुल और एक और ऐसे क्या दिक्कत होती क्या है, एक और मैंने महसूस किया है कि दिक्कत होती क्या कि समझिए आप तो वेल अवेयर हैं, सारी चीज़ें समझते हैं, तो आपके बात करने का ढंग और एक मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं चला गया, तो मेरे तो वो इरिटेशन पैदा कर देता है वहाँ पे। ऐसे अगर हाँ, 10 लोग से मिलेगा तो इरिटेट हो जाएगा। उसकी जगह पे हाँ, आप चूँकि 5 महीने से काम कर रही हैं, तो उसको भी आपने बतला दिया या आपका रिप्रेजेंटेटिव को जाता है और वो कहता है ऐसा-ऐसा है, तो हाँ, आसान हो हाँ, जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। हाँ। तो और सबसे जी। इम्पोर्टेंट होता है हम उनको फील्ड में लेकर आते हैं। करेक्ट कि आप हम चल के देखो। जो भी हाँ, जो भी प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन को अप्रोच करते हैं, हम उनको कहते हैं एक बार हमारे साथ फील्ड में चलिए, आप परिस्थिति देखिए। तब हुँ, तक उनको भी रियलाइज़ नहीं होता है कि कितनी है खराब परिस्थिति। करेक्ट, करेक्ट, हुँ, करेक्ट, करेक्ट। तो बेनज़ीर जी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका नाम ही केवल बेनज़ीर नहीं है, आप जो काम भी कर रही हैं वो बेनज़ीर है, बेमुकाबिल है, बहुत बढ़िया है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये हमारे साथ थी बेनज़ीर पाटिल, आपने सुना इनको। तो इस तरह के जो काम कर रहे लोग हैं, इन लोगों से भी परिचित होना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। क्योंकि आप जो है सिर्फ़ अपने लिए जिए तो क्या जिए, हैं? तो जीवन तो उसके लिए है जो दूसरों के लिए भी जीता है और दूसरों के लिए जीने का मतलब ये नहीं होता है कि दूसरों का जीवन हमको जीना है। दूसरों के लिए जीने का मतलब होता है कि आप उनको कुछ उनके साथ कुछ दे पाएँ। देने का मतलब केवल फ़ाइनेंशियल नहीं होता, हम किसी को सलाह भी देते हैं तो वो देना होता है। लेकिन उनके प्रति संवेदनशील रहना बड़ा ज़रूरी है, कि हम अपने आस-पास के प्रति संवेदनशील रहें, संवेदनशीलता दिखाएँ, बेनज़ीर वही कर रही हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, ये कार्यक्रम कैसा लगा आप ज़रूर बतलाएँगे और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करें और लोगों को शेयर भी करें, बतलाएँ भी कि कहाँ क्या हो रहा है।